Everyone, welcome to Free Study. So next video for Insta Mass 2020 Current Affairs compilation and start करेंगे पेज नंबर 110 से 110 to 140 तक आज हमारा टारगेट रहेगा अगेन 30 पेजेस पर डे। सो इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लेलिस्ट में जाकर आप जून से सभी वीडियोज़ भी देख सकते हैं क्योंकि एक साल के करंट अफेयर्स करने ज़रूरी हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स intends to file an intervention application as amicus curiae थर्ड पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इंटरवीन करने जा रहे हैं एक रिट पिटीशन में इन देव मुखर्जी एंड ओर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओर्स केस जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। जो ऑफिस है हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स का, ये एक यूएन एंटिटी है जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है एंड ऑल्सो कंडक्ट नेसेसरी एडवोकेसी इन दैट रिगार्ड। इसे इस्टेब्लिश किया गया था यूएन जनरल असेंबली की रिजोल्यूशन 48/141 के थ्रू। सो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ को ये प्रोमोट करती है एंड बेसिस है फॉर सीकिंग इंटरवेंशन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डज द इंटरवेंशन एप्लीकेशन से एंड क्या इश्यूज़ हैं raised WRT मीन्स विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो आपका जो CAA है, दिस इज़ नॉट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बट दिस इज़ योर, हाँ जी, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, बस बिल नहीं है, ये आपका एक्ट लिखा हुआ है। सो जो CAA है वो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को रेस करता है क्योंकि हमने काफ़ी बार पढ़ा कि ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान एंड जो पाकिस्तान, इसमें से सिर्फ जो बुद्धिस्ट हैं, सिख्स हैं, जैन्स हैं, हिंदूज़ हैं, पारसीज़ एंड क्रिश्चियंस हैं, उन्हें ही इसका बेनिफिट मिलेगा, मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं मिलेगा। सो नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये बात कही गई एंड इंडियन गवर्नमेंट हैड सजेस्टेड कि जो पर्सन्स हैं मुस्लिम फेथ के, उनका डिनोमिनेशन या एथनिसिटी को ना देखते हुए दे आर प्रोटेक्टेड इन अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ये ह्यूमन राइट्स जो ट्रीटी बॉडीज़ हैं उनकी भी रिपोर्ट्स कहती हैं एंड जो स्पेशल प्रोसीजर्स हैं एंड कुछ मैकेनिज्म हैं वो ये भी शो करते हैं कि अहमदी, हज़ारा एंड जो शिया मुस्लिम्स हैं इन कंट्रीज़ के अंदर वो प्रोटेक्शन देते हैं इसी बेसिस पर इन कंट्रीज़ के अंदर। तो ये वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं जिन्हें इंडिया कुछ हद तक या कुछ लिमिट तक प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो ये जो इशू है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का नेशनलिटी ग्राउंड्स पर, ये इंटरवेंशन के स्कोप के बिल्कुल बाहर ही है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है दैट देयर आर नॉट ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स इन दिस रिस्पेक्ट। सो अगेन बस आप इतना ही ध्यान रखें दैट कुछ प्रिंसिपल्स ध्यान रखने हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के, क्योंकि इसके अंदर आप ज़्यादा कुछ अपने पॉइंट्स मत लिखिएगा कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जो फैक्ट्स हैं आप बस वही लिखें। तो इन्जॉयमेंट है ह्यूमन राइट्स की अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रिंसिपल ऑफ रीफाउलीमेंट, मतलब फोर्सिबल रिटर्न ऑफ रिफ्यूजीज़ को प्रोहिबिट करना एंड असाइलम सीकर्स को टू अ कंट्री वेयर दे आर लाइकली टू बी परसिक्यूटेड। सभी माइग्रेंट्स, उनका रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, नेशनलिटी, ये सब ना देखकर दे ऑल आर एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ रिक्वायर्स कि जो ग्रांटिंग हो सिटीजनशिप की अंडर लॉ वो कंफर्म करे टू द राइट ऑफ द पर्सन्स टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड टू बी फ्री फ्रॉम प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन। नाउ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इट गिव्स अहेड टू प्रोब अफगानिस्तान एलिज्ड वॉर क्राइम्स। तो ये हमने कल भी किया था, अफगान तालिबान एंड यूएस ट्रूप्स का जो इशू है। तो जो प्रोसिक्यूटर्स हैं दे हैव बीन गिवन इन द ग्रीन लाइट कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं वॉर क्राइम्स को एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन अफगानिस्तान एंड उसके जो बॉर्डर्स हैं विच लिंक्ड टू अफगान तालिबान एंड यूएस ट्रूप्स। तो जो प्रोसिक्यूटर्स हैं ये 2017 रिपोर्ट में आए थे जिसमें इनफ इंफॉर्मेशन थी ये प्रूव करने के लिए कि जो यूएस फोर्सेज हैं committed acts of torture, cruel treatment and outrages upon personal dignity, rape and sexual violence against conflict-related detainees in Afghanistan and other locations, principally in the 2003-2004 period. तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि आपका हेग के अंदर है, ये कोर्ट होता है लास्ट रिजॉर्ट का फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये एक पहला परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो कि एंड इम्प्यूनिटी प्रोवाइड करता है परपेट्रेटर
परपेट्रेटर्स को जो कि सीरियस क्राइम्स करते हैं। इसकी जो फाउंडिंग ट्रीटी है वो है द रोम स्टैट्यूट, जो कि जुलाई 1 2002 को बनी थी। फंडिंग कोर्ट के सभी एक्सपेंसेस स्टेट पार्टीज से फंड किए जाते हैं। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन से रिसीव करते हैं गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिविजुअल से, कॉरपोरेशन से या फिर अदर एंटिटीज से भी। तो कोर्ट का मैनेजमेंट, ओवरसाइट एंड लेजिस्लेटिव बॉडी असेंबली है स्टेट पार्टीज़ का। 1 रिप्रेजेंटेटिव होता है हर स्टेट पार्टी से। हर स्टेट पार्टी को 1 वोट होती है एंड एवरी एफर्ट हैज़ टू बी मेड। तो ध्यान रखिएगा, आईआईसीसी का जो जुरिस्डिक्शन है वो इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करता है फॉर द इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर। एंड जो आपका आईसीसी है वो इंटेंडेड है कि वो कॉम्प्लीमेंट करे नेशनल जुडिशियल सिस्टम को। एंड ये सिर्फ तभी जुरिस्डिक्शन अप्लाई कर सकता है अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस मतलब मेट हों, जैसे कि नेशनल कोर्ट्स अनविलिंग हैं या अनएबल हैं कुछ क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए, या जब यूएन की सिक्योरिटी काउंसलर इंडिविजुअल स्टेट्स सिचुएशन को रेफर करें कोर्ट के अंदर। ये थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं आईसीजी एंड आईसीसी के अंदर। तो आईसीजी है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ला कोर इंटरनेशनले डी जस्टिस। देन आपका एक तरफ है लेफ्ट राइट हैंड साइड के अंदर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ला कोर पेनाले इंटरनेशनले। ये आपका 1946 में बना था आईसीजे एंड आईसीसी 2002 के अंदर। तो देखिए सी 2 वर्ड्स है ना, तो 2002 से ध्यान रखिएगा। यूएन रिलेशनशिप जो आईसीजे है वो ऑफिशियल कोर्ट है। यूएन कॉमनली रेफर्ड टू एज वर्ल्ड कोर्ट, ये वर्ल्ड का कोर्ट माना जाता है। वहीं आपका जो 2002 में जो है वो इंडिपेंडेंट है। ये केस रिसीव करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से। दोनों की लोकेशन हैग नीदरलैंड्स के अंदर है। जो आपका आईसीजे है उसके अंदर केसेस होते हैं पार्टीज़ के, एडवाइजरी ओपिनियंस के, जबकि ये तो नाम ही देखिए क्रिमिनल है तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। इसके अंदर आपकी सॉवरेनिटी, बाउंड्री, जैसे अभी इंडिया का पाकिस्तान जो था वो ले जाना चाह रहा था यहाँ पर, तो बाउंड्री से रिलेटेड इश्यूज। एंड यहाँ पर जेनोसाइड, क्राइम्स एंड एग्रेशन, इसको यूएन फंड करता है। एंड अभी हमने इसको पढ़ा, इसको वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलती हैं गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिविजुअल से भी। क्रिटिसिज्म क्यों है? क्योंकि ये वो सस्पेक्ट्स को मीन्स अरेस्ट नहीं कर सकता, मतलब डिपेंड्स ऑन द मेंबर स्टेट्स की वो कॉपरेट करें। एंड इनसफिशिएंट चेक्स एंड बैलेंसेज हैं इनकी अथॉरिटी के लिए भी। एंड ये बाइस भी करते हैं, कभी कभी टूल है एक वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म का, ऐसा कहा जाता है। एंड आईसीसी कैन नॉट माउंट सक्सेसफुल केसेस विदाउट स्टेट कॉपरेशन। नाउ इंडियन ओशियन कमीशन दैट इज़ आईओसी, तो इंडिया अभी रिसेंटली एक्सेप्टेड हुई है एज एन ऑब्जर्वर। इंडिया अब ऑब्जर्वर बन गई है किसमें? इंडियन ओशियन कमीशन के अंदर। तो इंडिया को भी एक सीट मिल गई है एंड अब हम भी मैरीटाइम गवर्नेंस करेंगे वेस्टर्न इंडियन ओशियन के अंदर। ये आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। इंडिया की जो एंट्री है वो इसी वजह से है क्योंकि हमारे स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप थे फ्रांस के साथ एंड टाइज बनाए थे हमने विद द वनीला आइलैंड्स। तो फ़ायदा क्या होगा? देखिए रीजनल इंस्टीट्यूशन है ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन के अंदर, इंगेजमेंट हो पाएगी हमारी आइलैंड्स के साथ। एंड ये जो आइलैंड नेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की स्ट्रैटेजिक आउटरीच के लिए। इसके थ्रू हम फ्रांस के साथ टाई कर सकते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पावर है वेस्टर्न इंडियन ओशियन में। जो डेप्थ है इंडिया सागर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये पॉलिसी भी पीएम मोदी जी ने रिवील की थी इन 2015। ये जो मूव है इससे ग्रेटर सिक्योरिटी कॉपरेशन होगा विद कंट्रीज इन ईस्ट अफ्रीका। साथ साथ में जो वेस्टर्न फ्लैंक है वो भी मजबूत होगा इन इंडो पैसिफिक। एंड ये एक स्टेपिंग स्टोन है टू सिक्योरिटी कॉपरेशन विद ईस्ट अफ्रीका। नाउ जो आपका आईओसी है दैट इज़ इंडियन ओशियन कमीशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए कभी कभी आपको ऑप्शंस मिलेंगे नॉन गवर्नमेंट है, तो ध्यान रखिए आई से इंटरनेशनल, आई से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1982 में बनी थी, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुई 1984 में बाय द विक्टोरिया एग्रीमेंट इन सेशेल्स। जो COI है उसके अंदर 5 अफ्रीकन इंडियन ओशियन नेशंस हैं, कोमोरोस, मडगास्कर, मॉरिशियस, रीयूनियन एंड सेशेल्स। नाउ जो इसका प्रिंसिपल मिशन है वो यही है कि कंट्रीज़ के बीच में फ्रेंडशिप बने। ये जो कमीशन है इसका सेक्रेटेरिएट है मॉरिशियस के अंदर, जिसको हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल। 4 इसके ऑब्जर्वर्स हैं, चाइना, EU, माल्टा एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांकोफोनी दैट इज़ OIF।
क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? अगेन सेम पॉइंट्स, आपको जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कॉपरेशन, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कॉपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथन करना है रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी को। नाउ री को मैप, तो जो आपका जो COI है उन्होंने फंड किए हैं काफ़ी सारे रीजनल एंड नेशनल कंजर्वेशन एंड ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स थ्रू RECOMAP, दैट इज़ रीजनल प्रोग्राम फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द कोस्टल जोन्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशियन, और फ्रेंच में इसे कहते हैं प्रोगेको। ये प्रोजेक्ट एंड होगा 2011 के अंदर हो चुका है। नाउ वी विल रीड अबाउट व्हाट इज़, इसके अंदर जस्ट अ मिनट, वे अहेड फॉर इंडिया, और हम देखेंगे तो इंडिया के लिए जो एंगेजमेंट्स हैं इन रीजन्स के साथ वो क्रिटिकल है, क्योंकि नेवी जो है वो अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना चाहती है अंडर इट्स मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स, एंड इनसे अगेन हमारा जो होगा फ़ायदा होगा। देन व्हाट इज़ ओपेक प्लस, तो ऑयल क्राइसिस, तो कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं सऊदी अरेबिया जो कि वर्ल्ड का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर है, वो अपना क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने जा रहा है अबव 10 मिलियन बैरल्स पर डे इन अप्रैल, क्योंकि OPEC प्लस जो सप्लाई का एग्रीमेंट था रशिया के साथ वो बंद हो गया है। इशू क्या है? 3 साल का पैक्ट था OPEC एंड रशिया के बीच में, आफ्टर मॉस्को रिफ्यूज टू सपोर्ट डीपल ऑयल कट्स, क्योंकि मॉस्को ने मना कर दिया था विद द आउटब्रेक ऑफ द कोरोना वायरस, एंड ओपेक रिस्पॉन्डेड बाय रिमूविंग ऑल लिमिट्स ऑन इट्स ओन प्रोडक्शन। अब जो ऑयल प्राइजेज हैं वो 10%, इट विल प्लंग 10% एज द डेवलपमेंट रिवाइव्ड फियर्स ऑफ 2014 प्राइस क्रैश, जब सऊदी अरेबिया और रशिया फॉट करेंगे मार्केट शेयर के लिए। जो US है, US शेल ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया इन आउटपुट लिमिटिंग पैक्ट्स। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, जो एफर्ट्स हैं वो लगाए, इफेक्ट्स जो होंगे वो फ्लड होंगे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, क्योंकि डिमांड जो है वो ऑलरेडी वीकेंड है। तो ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस जो है वो अलायंस है क्रूड प्रोड्यूसर्स का, जो कि ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल मार्केट्स हैं, 2017 से बना था। इसके अंदर आपकी कंट्रीज़ हैं, एक तो है आपकी अज़रबैजान, बहरान, ब्रूने, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। इनका गोल क्या था? 2016 में अल्जीयर्स के अंदर एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई कि हम ओपेक, ये तो कुछ तो ओपेक एंड कुछ नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स, इन्होंने पहली बार अलायंस बनाया कि हम कुछ प्रोडक्शन रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ताकि मतलब कोई एक ही ना प्रोड्यूस करे, दूसरे को नुकसान ना हो, ताकि फ्लेलिंग मार्केट ना बन पाए। तो ऑर्गेनाइजेशन है ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की, बगदाद इराक के अंदर ये फाउंड हुई। एग्रीमेंट साइन हुआ सितंबर 1960 को। 5 कंट्रीज़ ने साइन किया था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला ने। ये फाउंडर हैं मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, ये परमानेंट है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 14 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अगेन काम क्या है? एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। कोई भी कंट्रीज़ को ज्वाइन कर सकती है जो कि एक्सपोर्टर हो ऑयल की एंड शेयर करती हो आइडियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ना ओपेक प्लस ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल क्यों है ओपेक से? क्योंकि ओपेक के अंदर 14 मेंबर्स थे, 35% वो ग्लोबल सप्लाई को कंट्रोल करते थे, 82% प्रूवन रिजर्व्स, एंड एडिशन 10 अगर नॉन ओपेक नेशंस भी इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि रशिया, मैक्सिको, कजाकिस्तान, तो इनका जो शेयर है वो 55% एंड 90% तक बढ़ जाता है। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 36 चेंजेस इन ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। तो 36 मेजर चेंजेस आए हैं SDGs के अंदर, जो कि अप्रूव्ड कर दिए, एंड यूनाइटेड नेशंस। Let's read about Sustainable Development Goals, 36 changes in Global Indicator Framework. So 36 major changes Sustainable Development Goals को अप्रूव कर दिया गया है, एंड इसे अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल कमीशन ने। 51 सेशन था जो कि कंक्लूड किया गया 6 मार्च 2020 को न्यूयॉर्क के अंदर। अब ये जो रिवाइज्ड ग्लोबल फ्रेमवर्क होगा, इसके अंदर 231 इंडिकेटर्स होंगे, इतने ही पहले थे अप्रॉक्सीमेटली। ये जो चेंजेस हैं ये 2020 कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू पर बेस्ड है, जिसे कंडक्ट किया UN इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप ने ऑन SDG इंडिकेटर्स। शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख सकते हैं IAEG SDGs। नाउ कुछ की चेंजेस देखते हैं। 8 एडिशनल इंडिकेटर्स ऐड किए गए हैं एंड अक्रॉस 6 SDG गोल्स, दैट इज 2, 3, 4, 10, 13 एंड 16। दीज आर इम्पॉर्टेंट
ये आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। तो इसके अंदर आपका जो इंडिकेटर है 13.2.2 ये टोटल ग्रीन हाउस गैसेस पर डिपेंड है। SDG टारगेट 13.2 टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज मेजर्स इनटू नेशनल पॉलिसीज़। नाउ अनीमिया जो 15 से लेके 49 ईयर्स की एज विमेन को होता है बाय प्रेगनेंसी स्टेटस, उसका टारगेट है 2.2 ताकि माल न्यूट्रिशन को एंड किया जा सके बाय 2030। एंड अ न्यू इंडिकेटर कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस जो होते हैं उन्हें कम किया जा सके टू सिलेक्टेड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट प्रोग्राम्स, ये भी ऐड किया गया ग्लोबल हेल्थ गोल SDG 3 के अंदर। इंडिकेटर 10.7.3 ऑन अ नंबर ऑफ माइग्रेंट्स किल्ड, जब वो मैरीटाइम क्रॉस कर रहे होते हैं लैंड या एयर बॉर्डर्स, तो वो 10.7.3 ऐड किया गया है। एंड इंडिकेटर 10.7.4 वो पॉपुलेशन जो कि रिफ्यूजीज़ हों। नाउ 6 इंडिकेटर्स अक्रॉस 6 SDG गोल्स डिलीट कर दिए गए हैं। ये हैं आपके 1, 4, 8, 11, 13 एंड 17। 1 का A1 जो कि डोमेस्टिकली जनरेटेड रिसोर्सेज के बारे में बात करता था। 4 का 2.1 जो कि वो बच्चे 5 साल से कम जो डेवलपमेंटली ट्रैक पर हों इन हेल्थ लर्निंग एंड साइको सोशल वेलबींग बाय 6। देन आपका जो पोर्शन है 0 से लेके 23 मंथ्स ऑफ एज चाइल्ड जो कि करंटली टायर 3 में आते हैं, वो भी प्रोपोज्ड है फॉर डिलीशन। एंड SDG गोल on combating climate change indicator 13.3.2 quantifying the number of countries that have communicated the strengthening of capacity building for implementing adaptation mitigation and technology transfer and development actions has been deleted। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनको आप एक बार ज़रूर अच्छे से रीड कर लें। Now we will read that Donald Trump is going to host G7 summit via video conference। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 क्राइसिस की वजह से वॉशिंगटन के पास कैंप डेविड के अंदर G7 की समिट को स्क्रैप कर रहे हैं। एंड अब ये जो G7 की समिट होगी 2020 में, वो किसके थ्रू करेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू करेंगे। तो G7 समिट इज़ हेल्ड बाय द प्रेसाइडिंग कंट्री ईच ईयर। G7 जो समिट है वो एक ऐसा इवेंट है जो कि कंडक्ट किया जाता है एनुअली। वर्ल्ड लीडर्स 7 पावरफुल इकोनॉमीज से यहाँ पर बर्निंग इश्यूज को डिस्कस करते हैं एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पॉलिसीज बनाते हैं, रेमेडीज भी फाइंड आउट करते हैं। G7 पहले G8 था, 1975 में बना था। इनफॉर्मल फॉरम था जो कि सभी लीडर्स को एक साथ लेकर आता है। जो G7 था वो G8, हाउ डिड G7 बिकम G8 वो अभी पहले बाद में बताऊंगी। लेकिन पहले ये देखिए जो समिट है उसके अंदर 7 मेंबर्स कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US। तो देखिए US तो रहेगा ही, क्योंकि US तो अभी हमने पढ़ा ही डोनाल्ड ट्रंप। US से आप UK याद रखिए। ओके, और कौन कौन से बड़ी जो पावरफुल नेशंस हैं? US के पास ही आपको कनाडा मिलेगा, जापान हो गया, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तो सभी जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं। एंड अभी तो कि सभी जो इटली है वहाँ पर कितने लोगों की डेथ हुई है ड्यू टू कोविड-19। तो जो मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं G7। हाउ डिड G7 बिकम G8? तो रशिया जो था वो 1998 में ज्वाइन किया एंड तब जो G7 था वो G8 बन गया। लेकिन जो रशियन प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने एक एक्ट मींस कंडेमनेबल एक्ट किया ऑफ मूविंग रशियन ट्रूप्स इनटू ईस्टर्न यूक्रेन एंड कॉन्करिंग क्रीमिया इन 2014, जिससे हैवी क्रिटिसिज्म फेस किया अदर G8 नेशंस ने। एंड रशिया को सस्पेंड कर दिया गया, रशिया को निकाल दिया गया एक तरीके से। एंड 2014 में ये दोबारा से G7 बन गया। तो ध्यान रखिएगा, ये G8 बना था 1998 में, लेकिन ये फिर दोबारा से G7 बना 2014 के अंदर। तो ग्लोबल इश्यूज डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी ये सब आपके गुड पॉइंट्स हैं। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इसके अंदर अफ्रीका का, रशिया का एंड ईस्टर्न नेशन का, ठीक है। जो भी प्रोटेस्ट नेशंस हैं दैट इज़ उन्हें एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म मिलता है। एक वाइड गैप क्रिएट करता है ये बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, क्योंकि सभी पावरफुल नेशंस हैं। नाउ देखिए, आप देख सकते हैं टैक्स मॉडल्स ये इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर रिच इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस टू पे देयर फेयर शेयर ऑफ टैक्स एंड ऑल।
ना G20 वर्चुअल समिट, तो जो लीडर्स हैं G20 ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगी। ये जो वर्चुअल समिट है इसे लेड करेंगे किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सौद ऑफ सऊदी अरेबिया, जो कि प्रेसिडेंट हैं इस इकोनॉमिक ग्रुप के। अभी 2020 के लिए स्पेन, जॉर्डन, सिंगापुर एंड स्विट्ज़रलैंड इनवाइटेड कंट्रीज़ हैं। सो SSS एंड J, और S से ही किंग सलमान, कहाँ के, S से ही सऊदी अरेबिया। G20 भी एक एनुअल समिट है लीडर्स ऑफ कंट्रीज़ की, लीडर्स फ्रॉम द कंट्रीज़ की, जो कि लार्जेस्ट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। 85% वर्ल्ड GDP, 2/3 पॉपुलेशन है। इनका जो फॉर्मली इनको कहा जाता है समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। जो इस्टेब्लिशमेंट है ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 1997-1998 में। उस टाइम पर जो G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उन्होंने कहा कि हम G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग बनाएंगे 1999 में। ध्यान रखिए इसका कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। हर साल दिसंबर में G20 कंट्री की जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेटिंग बेसिस पर ले ली जाती है, एंड जो भी कंट्री होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट समिट। इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी मीटिंग्स भी वो खुद चूज़ करते हैं कि किस तरीके से नॉन मेंबर कंट्रीज़ को इनवाइट करेंगे अलोंग एज गेस्ट्स। जो पहली G20 समिट थी वो हुई थी बर्लिन में 1999 में, जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ ईस्ट एशिया के अंदर विच अफेक्टेड मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। G20 की मेंबरशिप किस किस के पास है, तो ए से आएगा आपका अर्जेंटीना, ए से आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, बी से सिर्फ एक कंट्री ब्राज़ील, सी से दो कंट्री कनाडा चाइना, एफ से फ्रांस, जी से जर्मनी, इंडिया इसका पार्ट है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया। ओके, देयर इज़ नो नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं है, साउथ कोरिया है, टर्की, UK, US and European Union. Now G20 developing nations, also called G21, G23, G20 plus, because this is a block of developing nations जो कि established हुआ अगस्त 2003 को, एंड ये G20 मेजर इकोनॉमी से थोड़ा सा हटके है। G20 प्लस ओरिजिनेट हुआ सितंबर 2003 को, जब 5th मिनिस्ट्रियल मीटिंग चल रही थी WTO की कैनकन मैक्सिको के अंदर। इसका जो ओरिजिन है वो ट्रेस किया जा सकता है ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन से, जिसे साइन किया था फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका ने ऑन 6 जून 2003। Again G20 plus, 60% world population, 26% world agricultural exports and 70% of its farmers. Now again a very आपको वो मोटिवेशनल पिक आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे नोट्स कट करके आप अपने आप भी बना सकते हैं एंड इनको पेस्ट कर सकते हैं अपने नोट्स के साथ। सो स्टार्ट विद डिटर्मिनेशन, फिनिश विद सेटिस्फैक्शन। स्टार्ट किया है तो फिनिश कर कर ही दम लीजिएगा। नाउ GS3, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, दैट इज़ NIRDPR, ये बहुत जल्द रियल टाइम असेसमेंट करने जा रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की। एंड एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्लेटफॉर्म ये इंस्टीट्यूट बनाएगा जिसे कहेंगे कौशल भारत, जो कि स्टेट्स को इनेबल करेगा कि वो डाटा को कैप्चर करे ऑन प्रोजेक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एक प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो अलाउ करता है स्किलिंग इन PPP मोड, एंड इसके अंदर प्लेसमेंट मिलती है रेगुलर जॉब्स में, ऑर्गेनाइजेशन में जो किसी स्किल्ड पर्सन से ओन्ड नहीं होती। ये एक PPP प्रोजेक्ट है ऑल ओवर द कंट्री। किसके थ्रू? प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के थ्रू, जो कि रजिस्टर्ड हो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। एंड इनके लिए 15% फंड्स भी जो है वो सेट अपार्ट कर दिए जाते हैं। एलिजिबिलिटी 15 to 35 ईयर्स, रूरल यूथ होना चाहिए, SC ST विमेन PVTG या फिर PWD अप टू 45 ईयर्स।
नाउ सोलर चरखा मिशन, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पर 10 प्रपोजल्स जो हैं वो अप्रूव किए गए मिशन सोलर चरखा में, जिनसे फ़ायदा मिलेगा 13,784 आर्टिशंस एंड वर्कर्स को। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। एमएसएमई का इनिशिएटिव है। जून 2018 के टाइम KVIC दैट इज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगी। इससे रोज़गार मिलेगा, रूरल एरियाज़ में ग्रीन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन मिलेगा। एंड इसके अंदर सब्सिडी है पहले 2 साल के लिए 550 करोड़, 50 क्लस्टर्स के लिए, एंड हर क्लस्टर में 400 से लेके 2000 आर्टिशंस भी हैं। 5 करोड़ विमेन को भी इसमें लिंक किया जाएगा। 1 लाख जॉब्स क्रिएट की जाएंगी पहली 2 साल में। एक बार दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से मैं बता देती हूँ। 2018 में लॉन्च किया गया है, एमएसएमई ने लॉन्च किया है, इम्प्लीमेंट KVIC करेगी, एंड ये थोड़ा रूरल एरिया से रिलेटेड है। 550 करोड़ पहले 2 साल के लिए, एंड पहले ही 2 साल के अंदर 1 लाख जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। 50 क्लस्टर्स के लिए, हर क्लस्टर में 400 से 200 आर्टिशंस, 5 करोड़ विमेन को भी लिंक किया जाएगा ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो, रूरल इकोनॉमी बूस्ट हो, एक लो कॉस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस फॉर सस्टेनेंस। नाउ व्हाट इज एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स? तो एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने, दैट इज़ AMFI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखा एंड सेबी को भी कि वो फंड हाउसेस को अलाउ कर दे अ टेम्पररी राइट डाउन ऑफ एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स ऑफ येस बैंक, ताकि एक जो ह्यूज हिट हो नेट एसेट्स वैल्यू पर, उसको अवॉइड किया जा सके, क्योंकि इससे थाउजेंड्स ऑफ करोड्स लूज होंगे अगर एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स को कंप्लीटली रिटर्न ऑफ किया जाए। तो अगर देखिए इसके अंदर क्या है, दिस अज्यूम सिग्निफिकेंस एज मेनी फंड हाउसेस। ओके, यहाँ पर बोला है कि अगर एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स जो है वो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ कर दिए जाएंगे तो काफ़ी सारे फंड हाउसेस जो होंगे दे स्टैंड टू लूज थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। तो बेसल थर्ड फ्रेमवर्क के अंदर जो बैंक की रेगुलेटरी कैपिटल। नाउ व्हाट आर एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स? तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया दैट इज़ AMFI ने RBI एंड सेबी से कहा है कि वो फंड हाउसेस को अलाउ करें अ टेम्पररी राइट डाउन ऑफ एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स ऑफ येस बैंक, ताकि जो ह्यूज हिट है नेट एसेट्स वैल्यू पर उसको कम किया जा सके। इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी सारे फंड हाउसेस को थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ का लॉस होगा एंड है अगर एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिए जाते हैं तो। नाउ बैकग्राउंड क्या है? बेसल थर्ड फ्रेमवर्क के अंदर बैंक की जो रेगुलेटरी कैपिटल होती है उसको टायर 1 एंड टायर 2 में डिवाइड किया जाता है। टायर 1 में होती है कॉमन इक्विटी एंड एडिशनल कैपिटल। एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स जो हैं वो अनसिक्योर्ड परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं जो बैंक इशू करते हैं टू शोर अप देयर कोर कैपिटल बेस, ताकि बेसल थर्ड नॉर्म्स को फुलफिल किया जा सके। इनका जो रेट होता है वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू टायर 2 बॉन्ड्स। कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती। जो इशूइंग बैंक होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने बॉन्ड्स को कॉल बैक भी कर सकते हैं या रीपे भी कर सकते हैं प्रिंसिपल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो अट्रैक्शन है इन्वेस्टर्स का वो यही है कि हायर यील्ड होता है एज़ कम्पेयर टू सिक्योर बॉन्ड्स इशूड बाय द सेम एंटिटी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इन बॉन्ड्स को मीन्स होल्ड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ही ऑप्ट कर पाते हैं हायर इंटरेस्ट एंड हायर रिस्क। क्योंकि इसमें हायर रिस्क है तो जो रेटिंग है इज़ 1 of 4 नॉचेस लोअर है एज़ कम्पेयर टू द सिक्योर्ड बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल जो SBI के टायर 2 बॉन्ड्स हैं उनका AAA है क्राइजिल के अकॉर्डिंग, वहीं टायर 1 जो है वो AA+ है। 2 फोल्ड रिस्क होते हैं। एक तो जो इशूइंग बैंक है उसके पास डिस्क्रिशन है कि वो कूपन पेमेंट को स्किप कर सकते हैं एंड नॉर्मल सिचुएशन के अंदर वो प्रॉफिट से या फिर रेवेन्यू रिजर्व से भी पे कर सकते हैं अगर लॉसेज हों फॉर द पीरियड व्हेन द इंटरेस्ट नीड्स टू बी पेड। दूसरा जो बैंक है उन्हें कॉमन इक्विटी टायर 1 रेशो मेंटेन करके रखना पड़ता है 5.5% का। अगर इससे वो फेल हो जाते हैं तो बॉन्ड्स कैन गेट रिटन डाउन एंड कुछ केसेस के अंदर क्लॉज भी है कि उसे इक्विटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इन करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए जो AT1 बॉन्ड्स हैं उन्हें क्वासी इक्विटी भी कहते हैं।
नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इक्विटी एंड एडिशनल कैपिटल? तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल को कॉमन इक्विटी कहा जाता है, परपेचुअल बॉन्ड्स 81, वहीं सीईटी और 81 आपके कॉमन इक्विटी हैं। सीईटी इक्विटी कैपिटल होता है बैंक का, जहाँ पर रिटर्न्स जो हैं वो लिंक किए जाते हैं बैंक की परफॉर्मेंस से, एंड देयर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द शेयर प्राइस एज वेल। जो 81 बॉन्ड्स होते हैं वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के होते हैं, मींस उस पर फिक्स्ड कूपन पे करना होता है एनुअली बैंक को, अपने प्रेजेंट प्रॉफिट से या फिर पास्ट से भी। आरबीआई कैसे इन बैंक का रेगुलेशन, किसी भी बैंक का रेगुलेशन टेक ओवर कर सकता है? तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर। इन सिचुएशन के अंदर जहाँ पर भी बैंक को लॉस फेस करना पड़े, जिसकी वजह से इरोजन हो रेगुलेटरी कैपिटल का, तो आरबीआई डिसाइड कर सकती है कि क्या बैंक ऐसी सिचुएशन पर पहुँच गया है जहाँ वो नो लॉन्गर वायबल है। दूसरा, आरबीआई पीओएनवी ट्रिगर भी एक्टिवेट कर सकती है एंड एग्जीक्यूटिव पावर भी अज्यूम कर सकती है। ऐसा करके जो आरबीआई है वो सभी काम कर सकती है जो कि रिक्वायर हो, ताकि बैंक को ट्रैक पे लाया जा सके, सुपरसीडिंग द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट हो, या बैंक को फोर्स करना हो कि वो एडिशनल कैपिटल भी रेज करें। एक्टिवेटिंग पीओएनवी इज फॉलोड बाय अ राइट डाउन ऑफ 81 बॉन्ड्स एज डिटरमाइंड बाय द आरबीआई। नाउ कर्नाटका सीक्स कोटा फॉर लोकल्स। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया है कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो 80% रिजर्वेशन देंगी जॉब्स के अंदर लोकल्स के लिए, कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल के लिए, सभी कैटेगरीज में। इससे जो कर्नाटका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट रूल्स 1961 है उसको अमेंड किया गया है, एंड 100% रिजर्व कर दिया गया है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी जॉब ओनली फॉर द लोकल्स इन द प्राइवेट सेक्टर। ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। एंड इसका बेसिस क्या है मूव का? तो कंपटीशन है आउटसाइड से एंड इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाती हैं। बैंगलोर के अंदर काफ़ी ह्यूज पॉपुलेशन इन्फ्लक्स है फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द इंडिया। क्या इश्यूज एसोसिएटेड हैं? तो जो कन्डिगाज होंगे वो दे आर इनकैपेबल ऑफ फाइंडिंग जॉब्स ऑन देयर ओन मेरिट और हार्ड वर्क। प्राइवेट सेक्टर को एक सेटबैक भी मिलेगा क्योंकि वो बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज़ नहीं कर पाएंगे, एंड अदर स्टेट्स भी इस तरीके की पॉलिसीज़ को ऑप्ट कर सकती हैं, एंड इससे जो इंडस्ट्री लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है वही एंड रिजल्ट रहेगा। नाउ NCS, दैट इज़ नेशनल करियर सर्विस। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर ने अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के ऊपर एक रिपोर्ट दी यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने, कि अभी भी 20% जो है वो स्पेंड करना होगा 2019 टू 2020 बजट एज ऑन February 10। ये रिपोर्ट कहती है कि फंड्स को यूटिलाइज करना होगा फॉर नेशनल करियर सर्विसेज ऑफ द इंडस्ट्री, जिसकी वजह से जॉब सीकर्स फैसिलिटेट हों, जो कि वर्स्ट रहा कंपेयर टू अदर स्कीम्स। नेशनल करियर सर्विस एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ई गवर्नेंस प्लान, एंड ये ब्रिज करता है गैप बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द एम्प्लॉयर्स, एंड वो कैंडिडेट्स जिन्हें ट्रेनिंग चाहिए, करियर गाइडेंस या एजेंसीज चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, करियर रिलेटेड सर्विसेज के ये होस्ट हैं। नाउ क्या फोकस एरियाज हैं? अगेन करियर को इन्हांस करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हांस करना, काउंसलिंग करना, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इन्हांस करना, एंटरप्रेन्योरल एंडेवर्स को एनकरेज करना। नाउ मर्जर ऑफ बैंक्स। तो अगेन हम मर्जर ऑफ बैंक्स करेंगे, एंड लेट मी टेल यू कि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो जस्ट अ मिनट। मर्जर ऑफ बैंक्स। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम अप्रूव की है फॉर द अमलगमेशन ऑफ 10 स्टेट ओन्ड बैंक्स इनटू 4, एंड इस प्रोसेस के बाद इंडिया के पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह जाएंगे इंस्टेड ऑफ 27। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसको याद करें पहले को PUO से, दैट इज़ पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये सेकेंड लार्जेस्ट लैंडर बनेंगे। देन आपको याद करना है CS, इसको आप कंपनी सेक्रेटरी या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी से लर्न कर लें, कैनेडा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक। देन आपका है UCA, USA की जगह UCA, दैट इज़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक, एंड लास्ट है आपका इंडियन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक। मर्जर क्यों गुड है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नो नीड टू रीड इट अगेन।
ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। कमिटीज़ देख लीजिए, नरसिम्हम कमेटी 1991-1998 मर्जर को सजेस्ट किया था पब्लिक सेक्टर में भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एंड एनबीएफसीज के लिए भी। देन एक खान कमेटी आई थी 1997 में, उन्होंने भी कहा था कि हार्मोनाइजेशन करना चाहिए रूल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स का एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। वर्मा कमेटी भी थी जो कहती है कि स्ट्रेंथ्स को पूल करना चाहिए एंड ओवरऑल रिडक्शन करनी चाहिए इन कॉस्ट ऑफ कॉपरेशंस। नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा क्या है, तो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई इनपुट टैक्स क्रेडिट पे यूज्ड बाय बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट टू रिड्यूस देयर टैक्स लायबिलिटी ऑन इनवर्ड सप्लाईज अंडर सीजीएसटी। इसको चैलेंज किया गया राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ पे एक प्ले फाइल की गई कि जो अमेंडमेंट किया गया है रूल के अंदर कि एक प्रोविजन है दैट इम्पोज अनरीजनेबल एंड आर्बिट्रेरी कंडीशन। तो इशू क्या है, ये जो अमेंडेड रूल 36 सबसेक्शन 4 है सीजीएसटी रूल्स 2017 का, इसके अकॉर्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी अवेल हो पाएगा अगर जो सप्लायर ऑफ गुड है वो अपडेट करे, अपलोड करे ऑनलाइन सभी डिटेल्स ऑफ सप्लाई हर एक बिल की। तो ये पिटीशन जो है वो कंटेंट कर रही है कि जो राइट है टू अवेल ऑफ क्रेडिट वो नहीं ले सकते रेस्ट्रिक्शंस लगाकर बाय द, जो कि कंटेंड है इन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट विच वाज येट टू बी नोटिफाइड। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये वो टैक्स है जो बिजनेस पे करते हैं परचेज पर एंड इट कैन यूज, इसको यूज़ किया जाता है टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए व्हेन इट मेक्स अ सेल्स। सो सिंपल टर्म के अंदर इनपुट क्रेडिट मतलब जब आप टैक्स पे करते हैं आउटपुट पर तो आप टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी इनपुट्स पे टैक्स पे किया हुआ है, तो आप बैलेंस अमाउंट पर ही टैक्स पे करेंगे। जो बिजनेस है वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल नहीं कर सकती। आईटीसी तब भी क्लेम नहीं हो सकता अगर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स हों तो, ठीक है। आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड फॉर द पर्सनल यूज़ और फॉर गुड्स दैट आर एग्जेम्प्ट। नाउ कंसर्न्स क्या है मिसयूज़ के, तो मिसयूज़ हो सकता है इस प्रोविजन का, फेक इनवॉइसेस जनरेट हो सकते हैं एंड जो 50% जीएसटी है उसे सेटल करता है आईटीसी एंड 20% डिपॉजिटेड एज कैश। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के अकॉर्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है रियल टाइम मैचिंग का एंड ये जो मैचिंग है ये की जाती है ऑन द सिस्टम जनरेटेड GSTR2A आफ्टर द क्रेडिट हैज़ बिन क्लेम्ड एंड जो मिसमैच है उसे हाईलाइट करता है GSTR2A एंड आईटीसी क्लेम्स। देन जो टाइम गैप है जो बिटवीन आईटीसी क्लेम एंड उसको मैचिंग करने में वो भी वेरी है, तो पॉसिबिलिटी है कि फेक इनवॉइसेस के थ्रू आईटीसी को क्लेम किया जा सकता है। नाउ वी विल रीड अबाउट कुर्जर बेट स्कीम। तो न्यूज़ में क्यों है, तो आमीद द ऑल राउंड डिसरप्शन कॉज टू द इकनॉमी, क्योंकि नोवल कोरोना वायरस की वजह से लॉस ऑफ जॉब्स हुई हैं, तो जर्मनी के कुर्जा बेट को मेंशन किया गया टाइम एंड अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट एंड जो जर्मन कैबिनेट है वो प्लान भी कर रही है कि वो शॉर्ट टाइम वर्क अलाउंस भी प्रोवाइड करेगी बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल थ्रू लेजिस्लेशन। तो कुर्जर बेट क्या है, ये जर्मन में यूज़ किया जाता है शॉर्ट वर्क के लिए, शॉर्ट टाइम वर्क अलाउंस मिलता है जिसे कुर्जर बेट गेल्ट कहते हैं, जो कि कॉम्पनसेट करता है क्योंकि अर्निंग्स लूज हो गई। ये पॉलिसी रोल आउट हो गई थी 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर एंड व्हेन इट जो इसका ओरिजिन था वो अर्ली 20th सेंचुरी में था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम के अराउंड। कैसे काम करता है, उन वर्कर्स को जिनको लॉस हुआ हो इनकम का, शॉर्ट टर्म वर्क बेनिफिट्स मिलते हैं, कंपनी जो है वो एम्प्लॉयज़ को रिटेन करेंगी इंस्टेड ऑफ लेइंग देम ऑफ एंड अलाउ करेंगे टू सस्टेन देमसेल्व्स फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 12 मंथ्स। क्वांटम ऑफ पेमेंट क्या है, तो जर्मन फेडरल एजेंसी ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हें 60% उनकी नेट वेज मिलेगी अगर एटलीस्ट वन चाइल्ड इन द हाउस ऑफ द शॉर्ट टाइम वर्कर एंड ही और शी, मतलब अगर कोई बच्चा है घर के अंदर तो 67%। Now we will read about RBI releases new guidelines for payment. Okay, this is ये हम देख लेते हैं, क्वांटम ऑफ पेमेंट हमने देख लिया है। ओके, आरबीआई ने रिलीज़ की है कुछ न्यू गाइडलाइंस फॉर पेमेंट एग्रीगेटर्स। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर पेमेंट एग्रीगेटर्स अभी से कम कर दिया गया है, 15 करोड़ तक कर दिया गया है जब भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे एंड इसको विद इन 3 ईयर्स 25 करोड़ तक इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग नॉन बैंक एंटिटीज़ हैं वो पेमेंट एग्रीगेशन सर्विसेज को के लिए अप्लाई कर सकती हैं फॉर एथोराइजेशन ऑन या फिर 30 जून 2021 से पहले भी
प्योर प्ले पेमेंट गेटवे कंपनीज को सेपरेट किया जाएगा एज एन एंटिटी एंड आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं फॉर बैंक्स एंड नॉन बैंक्स। जो पीएज हैं उनको ये भी कहा गया कि वो स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गाइडलाइंस को फॉलो करें, नो योर कस्टमर एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को भी। ये जो गाइडलाइंस हैं ये भी मैंडेट करती हैं कि जो पीएज होंगे उन्हें चेक करना होगा उनके मर्चेंट कंज्यूमर्स को विच आर नॉट इन्वॉल्व इन सेलिंग ऑफ प्रोहिबिटेड और फेक आइटम्स। सेंट्रल बैंक को पीएस को ये भी पूछना पड़ेगा कि वो डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसेज बनाएं टू डील विद कस्टमर ग्रीवेंस। एंड आरबीआई ने प्रोहिबिट कर दिया आरए को कि वो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो एटीएम पिन से होती हों वो सेकंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन को भी देखें। एंड नाउ पेमेंट एग्रीगेटर्स होते कौन हैं? ये वो प्लेयर्स हैं जो कि ई कॉमर्स कंपनीज को इंटीग्रेट करते हैं एंड कनेक्ट करते हैं उन्हें बैंक से। ये पेमेंट रिसीव कर लेते हैं कंपनीज के बिहाफ पर एंड फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं मनी टू देयर अकाउंट्स। जैसे कुछ एंटिटीज़ हैं लाइक बिल डेस्क, सीसी एवेन्यू, फर्स्ट डाटा, रेजोर पे, कैश फ्री, पेटीएम, दे ऑल। नाउ वी विल रीड अबाउट रीकैपिटलाइजेशन ऑफ आरआरबीज। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अपना अप्रूवल दे दिया है ताकि कंटिन्यूएशन हो सके फॉर द प्रोसेस ऑफ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ रीजन रूरल बैंक्स। एंड अब जो मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल है आरआरबीज की वो भी प्रोवाइड कर दी गई है फॉर द अनदर ईयर बियॉन्ड 2019, 2020 टू 2020 टू 2021। ये उन आरआरबीज के लिए है जो कि मिनिमम CRAR दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो मेंटेन नहीं कर पाते ऑफ 9% एज पर द रेगुलेटरी नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गर एंड रोबस्ट रीजनल रूरल बैंक्स होंगे अच्छे CRAR के साथ तो वो अपनी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स रूरल एरियाज़ में फुलफ़िल कर पाएंगे एंड इसके साथ वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी लैंडिंग उन बोरोअर्स को भी जो कि उनके PSL टारगेट के अंडर हों एंड रूरल लाइवलीहुड्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं। जो रिकैपिटलाइजेशन प्रोसेस है आरआरबीज की उसे अप्रूव किया कैबिनेट ने 2011 में बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ कमिटी एंड इस कमिटी को सेटअप किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ KC चक्रवर्ती। जो नेबार्ड है दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने आइडेंटिफाई किए वो आरआरबीज जिन्हें रिकैपिटलाइजेशन असिस्टेंस चाहिए टू मेंटेन द मैंडेटरी CRAR ऑफ 9%। नाउ CRAR क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मीन्स वो रेशो, देखिए कैपिटल ऊपर है ना तो ऊपर कैपिटल आएगा, नीचे रिस्क है तो नीचे रिस्क आएगा। ये वो मेज़र है जो कि बैंक के कोर कैपिटल को एक्सप्रेस करता है एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। इसे सेंट्रल बैंक और बैंक रेगुलेटर्स डिसाइड करते हैं ताकि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो एक्सेस लिवरेज या फिर इंसॉल्वेंट ना हो पाए। बेसल थर्ड के नॉर्म्स भी स्टिपुलेट करते हैं कि कैपिटल टू रिस्क जो रेशो है वो 8% रहनी चाहिए एंड आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सभी इंडियन शेड्यूल्ड बैंक्स की 9%। रीजनल रूरल बैंक्स जो थे वो बने थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप 1975 एंड आफ्टर द लेजिस्लेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976। जो पहला रीजनल रूरल बैंक था वो 2 अक्टूबर 1975 को बना था। प्रथम ग्रामीण बैंक उसका नाम था। जो इक्विटी होती है इसके अंदर वो ध्यान रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट रेशो स्टेट गवर्नमेंट रेशो स्पॉन्सर बैंक की 50:15:35 रहती है। नाउ अप्रोप्रिएशन बिल, तो लोकसभा ने अप्रोप्रिएशन बिल 2020 टू 2021 पास कर दिया है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्रा 110 लाख करोड़ रुपीस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल सकेंगे अपने प्रोग्राम्स एंड अपनी स्कीम्स के लिए। अब सिर्फ फाइनेंस बिल ही जो कि गवर्नमेंट टैक्सेशन को प्रपोज करता हो अवेटिंग पैसेज। जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो उसे पास किया जाता है वॉइस वोट से एंड इसको फॉलो करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने अप्लाई किया गुलियोटिन, एक पार्लियामेंट्री टूल है जिसको क्लब किया जाता है ऑल अदर पेंडिंग सब्जेक्ट्स के साथ फॉर डिस्कशन। अप्रोप्रिएशन बिल वो मनी बिल होता है जो गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि फंड्स ले सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ताकि खर्चों को मीट किया जा सके। आर्टिकल 114 के अकॉर्डिंग ये मीन्स पैसे विड्रॉ वहाँ से कर सकते हैं। अगर सिंपल तरीके से कहा जाए
तो आपका जो फाइनेंस बिल होता है उसके अंदर वो प्रोविजंस होते हैं कि कैसे गवर्नमेंट के खर्चों को फाइनेंस किया जाएगा। वहीं एप्रोप्रिएशन बिल ये स्पेसिफाई करता है कि पैसे निकालने का पर्पस क्या है एंड कितना पैसा निकाला गया है। क्या प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएशन बिल लोअर हाउस लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करना होता है एंड आफ्टर फिर उसके बाद डिस्कशंस होती हैं, वोटिंग होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे। एप्रोप्रिएशन बिल को पहले लोकसभा पास करती है, देन राज्यसभा पास करती है एंड राज्यसभा के पास पावर है कि वो अमेंडमेंट्स को रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन अगेन लोकसभा के पास भी प्रेरोगेटिव है कि वो इन रिकमेंडेशंस को माने या फिर ना माने। यूनिक फीचर ये है एप्रोप्रिएशन बिल का कि ये ऑटोमेटिक रिपील क्लोज है, मीन्स जो एक्ट है वो अपने आप ही रिपील हो जाता है जैसे ही स्टैट्यूटरी पर्पस खत्म हो। अगर बिल डिफीट हो गया तो हमारा वेस्टमिंस्टर मॉडल है ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो अगर डिफीट हो जाता है तो इसका मतलब गवर्नमेंट को रिजाइनेशन की ज़रूरत है एंड और अ जनरल इलेक्शन, लेकिन इंडिया में ये अभी तक नहीं हुआ है। इसको फॉर डिस्कशन हम नहीं करेंगे। अमेंडमेंट्स ध्यान रखिएगा कि अमेंडमेंट्स राज्यसभा प्रपोज कर सकता है, लेकिन अगेन मानना ना मानना लोकसभा के हाथ में है। कोई भी अमेंडमेंट कैन नॉट बी प्रपोज इन एन अप्रोप्रिएशन बिल, जैसे कि उसकी अमाउंट को वेरीफाई कर देना, डेस्टिनेशन को वेरीफाई कर देना, ठीक है। तो जो डिसीजन होता है वो स्पीकर का होता है कि ये जो अमेंडमेंट है ये एडमिसिबल है या नहीं है। अगर अमेंडमेंट है कि डिमांड जो है वो ओमिशन फॉर अ डिमांड वोटेड बाय द हाउस इज आउट ऑफ ऑर्डर, तो जो प्रोसीजर होगा वो सेम होगा एज रिलेटेड टू मनी बिल। नाउ व्हाट इज़ फाइनेंस बिल, तो ये आप एक बार अपने लक्ष्मीकांत से भी पढ़ लें। तो फाइनेंस बिल भी पास किया गया एंड आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग फाइनेंस बिल मनी बिल होता है, यूनियन बजट का पार्ट है। लीगल डॉक्यूमेंट्स अमेंडमेंट्स चाहिए इसके लिए, चेंजेस इन टैक्सेशन को प्रपोज करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर एंड सभी अमेंडमेंट्स काफ़ी सारे लॉज के अंदर विच आर पर्टेनिंग टू टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द टैक्स प्रपोजल्स मेड इन द यूनियन बजट। फाइनेंस बिल एज अ मनी बिल पास करना होता है लोकसभा को। लोकसभा से पहले जो फाइनेंस बिल होता है, मतलब लोकसभा को अप्रूवल के बाद जो फाइनेंस बिल है वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। मनी बिल एंड फाइनेंस बिल में डिफरेंस क्या है, देखिए मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में सेक्शन 110 के अकॉर्डिंग, उसके बाद राज्यसभा को भेजा जाता है, राज्यसभा को बिल रिटर्न करना होता है विद इन 14 डेज एंड अगर कुछ अमेंडमेंट्स करी तो ये लोकसभा जो है वो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है रिकमेंडेशंस को। दूसरा जो फाइनेंस बिल है वो आता है आपका आर्टिकल 117 में, जो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, मूव नहीं हो सकता जब तक कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ना हो, ठीक है। और ये बिल राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब बिल पर्टेनिंग ये एक बार आप ज़रूर से ज़रूर लक्ष्मीकांत से भी पढ़ लें। कौन डिसाइड करता है कि फाइनेंस बिल है या नहीं है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं एंड उन्हीं का डिसीजन फाइनल होता है। नाउ स्टेट्स आस्क टू यूज सेस फंड टू हेल्प कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। 52,000 करोड़ कंस्ट्रक्शन सेस फंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, ये सेक्शन 60 में आता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक्ट 1996 के अंदर। तो सेस किस पे लगाया जाता है, टैक्स पेबल पे लगाया जाता है, टैक्सेबल इनकम पर नहीं लगाया जाता। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नो नीड टू रीड इट अगेन। Now Small Farmers Agri Business Consortium, that is SFAC, तो Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, सो दिस इज़ एपेडा एंड इन्होंने एक MOU साइन किया है विद स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम कि एक बेटर सिंक हो सके विद देयर एक्टिविटीज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। तो MOU के अकॉर्डिंग अगेन दोनों हेल्प करेंगे कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए एंड सिग्निफिकेंस इसका यही है। नाउ SFAC के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एक सोसाइटी की तरह जनवरी 1994 में, ताकि एग्री बिजनेस वेंचर्स को फैसिलिटेट किया जा सके एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैटलिस्ट किया जा सके थ्रू वेंचर कैपिटल असिस्टेंस। ये जो स्कीम है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है एंड एम यही है प्रमोट करना एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को। नाउ फंक्शंस भी इसके यही हैं। देखिए इसका मैनेजमेंट और देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है जिसे चेयर करते हैं एक्स ऑफिशियो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एज अ प्रेसिडेंट
एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये VCA स्कीम के थ्रू स्मॉल एग्री बिजनेस को डेवलप करते हैं, हेल्प करते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने में, वर्किंग कैपिटल को अवेलेबल कराने में, एंड NAM दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को इम्प्लीमेंट करने में भी। नाउ एपेडा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ रेडार एक्स, तो रेडार एक्स भी हमने कर लिया है। मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। DRDO एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने मिलकर एक बॉम्ब डिटेक्शन डिवाइस बनाई है, रेडर एक्स। ये एक एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस है। ये 20 एक्सप्लोजिव्स को डिटेक्ट कर सकती है जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस हो ऑफ 2 मीटर्स। इसे डेवलप किया HEMRL ने, दैट इज़ हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी ने, एक आर्म है DRDO की पुणे के अंदर, एंड IISc ने बेंगलुरु के अंदर। इसे डेवलप किया है HEMRL ने, दैट इज़ हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, एक आर्म है DRDO की पुणे के अंदर, एंड IISc बेंगलुरु ने। ये डिस्कस करेगा पब्लिक एक्सप्लोजिव्स इफ़ दे हैव बीन कंसील्ड। अगेन इसको ध्यान रखिएगा, नारकोटिक्स, पुलिस, कस्टम्स, डिटेंशंस एजेंसीज, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट हाउ विल इन फ्लाइट वाईफाई वर्क। तो गवर्नमेंट ने परमिट किया है एयरलाइंस को ऑपरेटिंग इन इंडिया कि वो इन फ्लाइट वाईफाई सर्विसेज दे पैसेंजर्स को। पहले टेलीकॉम कमीशन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था इन फ्लाइट कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल कम्युनिकेशंस को 2018 में। कौन परमिट दे सकता है? जो पायलट है वो परमिट कर सकते हैं एक्सेस ऑफ इंटरनेट सर्विसेज बाय पैसेंजर्स ऑन बोर्ड एंड एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट थ्रू वाईफाई ऑन बोर्ड व्हेन लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेबल, स्मार्ट वॉच, ई-रीडर या फिर पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस यूज्ड इन फ्लाइट मोड और एयरप्लेन मोड। तो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी कैसे काम करती है? तो 2 काइंड्स की टेक्नोलॉजी है। अगर फ्लाइट मोड एक्टिवेटेड हो तो प्लेन के एंटीना को लिंक किया जाता है टेरेस्ट्रियल इंटरनेट सर्विसेज से, एंड अगर एयरक्राफ्ट आपका 3000 मीटर तक क्लाइम कर रहा है तो एंटीना स्विच हो जाता है अपने आप सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज से। नाउ इसका बेनिफिट यही होगा, 30 एयरलाइंस हैं जो कि अलाउ करेंगी वॉइस कॉल्स को, इंटरनेट एक्सेस ड्यूरिंग फ्लाइट्स, एंड इससे इंडियन एयरलाइंस को हेल्प मिलेगी दैट दे कैन ऑल्सो कॉम्पीट विद फॉरेन करियर्स। बिजनेस ट्रैवलर्स जो ग्रेटली वैल्यू करते हैं इन सर्विसेज को, क्योंकि इससे वर्क कमिटमेंट्स को कंटिन्यू किया जा सकता है विदाउट एनी डेटरेंस, एंड जो दूसरे ट्रैवलर्स हैं वो भी इन टच रहेंगे विद देयर नियर एंड डियर वंस इवन ड्यूरिंग देयर फ्लाइट। Now National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 7.25 करोड़ रुपीज़ IIT मंडी को दिए हैं ताकि एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाया जा सके, एंड ये इसका जो फंड है वो मिले हैं अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, दैट इज़ NMICPS। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, अगेन टूल्स, मटेरियल्स, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, देन मीन्स गुड पॉइंट लिखने हैं। ये ध्यान रखिएगा कि टेक्नोलॉजी इंटरफेस को डेवलप करने के लिए फॉर चैलेंजेस कंसर्निंग लैंडस्लाइड्स, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, तो इसमें भी थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट डेरिवेबल्स हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन डेरिवेबल्स हैं, ये आपके मेंस में काम आ सकते हैं पॉइंट। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप डेरिवेबल्स हैं। जो TIH है वो कैसे काम करता है साइबर फिजिकल सिस्टम्स पर? तो ये डेवलप करता है एंड इवैल्यूएट करता है इंटरफेसेस ऑफ IoT बेस्ड साइबर फिजिकल सिस्टम्स, जबकि जो आपका जहाँ पर जो CPS है दैट इज़ साइबर फिजिकल सिस्टम्स, ये इसके अंदर फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, साइबर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, ताकि अलर्ट एंड एडुकेट किया जा सके पीपल को फॉर डायरेक्टेड एक्शन। साइबर फिजिकल सिस्टम एक न्यू क्लास है इंजीनियर्ड सिस्टम्स की जो कि इंटीग्रेट करती है कंप्यूटेशन एंड फिजिकल प्रोसेसेस इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, एंड ये टेक्नोलॉजी भी है इसके अंदर, ठीक है। देन आपका नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम दैट इज़ NMICPS क्या है? तो इससे जो पोटेंशियल है वो हार्नेस हो सकता है ऑफ दिस न्यू वेव ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड इंडिया एक लीडिंग प्लेयर बन सकता है CPS के अंदर। जो टोटल आउटले है वो 3660 करोड़ का है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। Now we will read about
हाउ डज सोप यूज़ हेल्प इन टैकलिंग कोविड-19? तो सोप कैसे मदद कर सकती है? तो WHO ने कहा कि अगर सार्स कोव 2 इन्फेक्शन को रिड्यूस करना है तो वन ऑफ द वे है कि रेगुलरली हैंड्स को क्या करें, वॉश करें। सोप यूज़ करना इफ़ेक्टिव है ताकि माइक्रोब्स को रिमूव किया जा सके हमारे हैंड से। जो वायरसेस होते हैं जैसे कि कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा कॉजिंग वायरस, एबोला, जिका, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है दे हैव इनकेस्ड अ लेयर ऑफ फैट जिसको कहते हैं लिपिड एनवलप। एंड जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पिन शेप्ड के होते हैं विद अ हेड जो कि वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, एंड अ टेल जो कि ऑयल लविंग है, ओलियोफिलिक है। जो ओलियोफिलिक है मीन्स जो टेल पोर्शन है उसकी एफिनिटी होती है एंड कॉम्पीट कर सकते हैं ये विद द लिपिड्स इन द वायरस एनवेलप। तो जो केमिकल बॉन्ड्स हैं दैट होल्ड द वायरस टुगेदर वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते एंड लॉन्ग ओलियोफिलिक जो टेल्स होती है वो इंसर्ट हो जाती है एनवेलप के अंदर एंड एक काउ बार इफेक्ट की तरह काम करती है जो कि वायरस का लिपिड एनवेलप को ब्रेक कर देगी। जो टेल है वो बॉन्ड के साथ कॉम्पीट करती है जिसके थ्रू आरएनए को बाइंड किया जाता है एंड जो लिपिड है द लिपिड एनवलप वो डिजॉल्व दैट डिजॉल्विंग द वायरस इनटू इट्स कंपोनेंट्स फिर उसके बाद में वाटर से रिमूव कर दिया जाए मीन्स हाथ को धो लें। क्या सभी वायरसेस में लिपिड लेयर होता है? तो सभी वायरसेस में लिपिड एनवलप नहीं होता, इसलिए उन्हें नॉन एनवलप्ड वायरस कहते हैं। जैसे आपका रोटा वायरस हो गया जिसके अंदर डायरिया, पोलियो वायरस, एडिनो वायरस जो न्यूमोनिया करते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन पेपिलोना वायरस भी इसके अंदर भी लिपिड एनवलप नहीं होता। तो ये जो सोप की जो ऑयल लविंग टेल मॉलिक्यूल है ये बॉन्ड को डिसरप्ट करती है जिसके थ्रू जो बाइंड करती है डर्ट एंड नॉन एनवलप्ड वायरसेस को टू द हैंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को ध्यान रखें। एक मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ हाउ डू अल्कोहल बेस्ड सैंड सैनिटाइजर्स हेल्प गिट। तो अगेन जो अल्कोहल होता है उसके अंदर भी वो भी डिज़ोल्व कर देता है लिपिड एनवलप को एंड ये आप एक बार ज़रा डायग्राम को देखें। ये देखिए जब हैंड वॉश कर रहे हैं तो ये बैक्टीरिया है लिविंग इन डर्ट। ठीक है, ये बैक्टीरिया है जो कि डर्ट पर रह रहा है एंड ये आपके सोप मॉलिक्यूल्स जब आएंगे तो ये उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे जो इसकी ऑयल टेल होगी। इसके साथ साथ जो अल्कोहल है वो भी शेप एंड डीनेच्योर कर देता है मशरूम शेप्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को जो कि लिपिड एनवलप पर चिपके हुए होते हैं। नाउ पानी की तरह ना होके जो अल्कोहल है दैट रन डज नॉट रिमूव द डेड वायरसेस फ्रॉम द हैंड। जब सैनिटाइजर जो है वो क्विकली कर सकता है रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स, इट डज नॉट गेट रिड ऑल टाइप्स ऑफ जर्म्स एंड नॉट एज इफेक्टिव व्हेन हैंड्स आर विजिबली डर्टी और ग्रीजी। नाउ वी विल रीड अबाउट पोटेंशियल फिशिंग जोन। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज दैट इज़ INCOIS ने एक रिपोर्ट की है कि ओशियन सैटेलाइट डाटा को यूज़ किया जाएगा पोटेंशियल फिशिंग जोन को प्रिपेयर करने के लिए ऑन द पोटेंशियल रिच फिशिंग एरियाज। तो ये जोन्स कैसे आइडेंटिफाई होंगे? जो मेथोडोलॉजी है वो यूज़ करेगी डाटा ऑन क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन जो कि कंटेन्ड है मीन्स ऑब्टेन किया जाएगा इसरो के ओशियन सेट 2 सैटेलाइट से एंड सी सरफेस टेम्परेचर से फ्रॉम द नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओशियन सेट 2 2009 में लॉन्च किया गया था, सर्विस कंटिन्यूटी देता है फॉर ऑपरेशनल यूजर्स ऑफ द ओशियन कलर मॉनिटर एंड ओशियन सेट 1। ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टडी किया जा सके सरफेस विंड्स को, ओशियन सरफेस स्ट्रेटा को एंड ऑब्जर्व किया जा सके क्लोरोफिल कंसंट्रेशंस को, मॉनिटर किया जा सके फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स को, एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स को पढ़ा जा सके, सस्पेंडेड सेडिमेंट्स को भी। Now what is Gemini device? That is Gagan enabled Mariner's instrument for navigation and information। तो एक seamless and effective dissemination के लिए of emergency information and communication on disaster warnings, potential fishing zones and ocean states forecasts to fishermen, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गगन enabled Mariner's instrument for navigation and information device। Now we will read about in news that is coal bed methane। तो इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स है हमारे पास कोल बेड मीथेन के एंड क्लीन ऑल्टरनेटिव फ्यूल विद सिग्निफिकेंट प्रोस्पेक्ट्स। जो इंडिया का CBM है वो 92 ट्रिलियन क्यूबिक फिट है, 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एंड जो कंट्री का कोल या जो CBM है वो 12 स्टेट्स में पाए जाते हैं विद द गोंडवाना सेडिमेंट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया
होल्डिंग द बल्क। दामोदर कोल वैली और जो सन वैली है वो CBM डेवलपमेंट के लिए प्रॉस्पेक्टिंग एरियाज़ हैं। कोल बेड मीथेन एक अनकन्वेंशनल फॉर्म होता है नेचुरल गैस का, जो कि कोल डिपॉजिट्स या कोल सीम्स में पाया जाता है एंड ये कोलिफिकेशन की प्रोसेस के दौरान बनता है। इसको यूज़ किया जा सकता है पावर जनरेशन में, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस ऑटो फ्यूल में, फीड स्टॉक की तरह एंड सीमेंट प्रोडक्शन के लिए भी। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि एमिट की जाती है कोल बेड मीथेन के एक्सट्रैक्शन से ही एंड ग्लोबल मीथेन एमिशंस अगर होगा कोल माइन से तो उससे 8% टोटल ग्लोबल मीथेन एमिशंस भी हो सकती हैं। डिस्टर्बेंस होता है लैंड्स ड्रिल्ड का एंड उसका इफेक्ट भी पड़ता है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स पर, जिसके थ्रू इकोसिस्टम डैमेज भी होता है। जो CBM प्रोडक्शन बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स है एंड ये डिफ़िकल्ट है प्रिडिक्ट करना भी। जो दूसरा कंसर्न है वो है कि वाटर डिस्चार्ज होता है CBM डेवलपमेंट से, जिसके थ्रू डाउन स्ट्रीम वाटर रिसोर्सेज पर भी फ़र्क पड़ेगा। डिस्पोजल करना हाईली सैलिनाइज्ड वाटर का, उसे रिमूव करना चाहिए ताकि जो टू रिलीज़ द मीथेन क्रिएट्स एज चैलेंज, क्योंकि जब इसका इंट्रोडक्शन होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर तो एडवर्स इफेक्ट रहेगा। नाउ द लास्ट पेज ऑफ टुडेज वीडियो दैट इज़ व्हाट इज़ रैपिड टेस्ट। तो सस्पिशियंस को टैकल करने के लिए कि जो नोवल कोरोना वायरस है वो स्प्रेड हुआ है या नहीं, तो केरला गवर्नमेंट ने रैपिड टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं एंड अगेन वायरल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए, देखने के लिए कि कितने लोगों में फैला है। निधि प्रोग्राम भी पढ़ लेते हैं। तो एक न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है महाराष्ट्र के हॉस्पिटल ने ताकि कोविड-19 फाइट किया जा सके एंड ये जो टेक्नोलॉजी है ये पुणे बेस्ड स्टार्टअप ने डेवलप की। इसे स्कीटेक एरियन या फिर नेगेटिव आयोन जनरेटर भी कहा गया है। इसे डेवलप किया गया था अंडर निधि प्रयास प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय DST। तो ये जो स्काईटेक एरोन आयोनाइजर मशीन है ये जनरेट करती है नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो कि 100 मिलियन हैं पर 8 सेकेंड्स। जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो फॉर्म करते हैं क्लस्टर्स अराउंड माइक्रो पार्टिकल्स, जैसे कि एयरबोर्न माउल्स, कोरोना या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस एंड एक केमिकल रिएक्शंस की तरह उन्हें एक इनएक्टिव कर देते हैं थ्रू अ केमिकल रिएक्शन बाय क्रिएटिंग हाईली रिएक्टिव OH ग्रुप्स कॉल्ड हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। एंड जो आपके HO होते हैं वो काफ़ी रिएक्टिव एंड एटमॉस्फेरिक डिटर्जेंट्स की तरह काम करते हैं। ये जो इनके अंदर डिटर्जेंट प्रॉपर्टी है आयन जनरेटर की, ये हेल्प करती है इन ब्रेक डाउन ऑफ द आउटर प्रोटीन ऑफ द एलर्जेंस, वायरसेस एंड बैक्टीरिया, तो उससे एयरबोर्न डिसीजेज नहीं हो पाती। जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है टू इन्फेक्शंस एंड हार्मफुल एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड ये हेल्पफुल रहता है नेक्स्ट 20 to 30 डेज आउटसाइड द आयन एटमॉस्फेयर। ये डिकम्पोज करता है गैसियस पॉल्यूटेंट्स को भी, जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो निधि प्रोग्राम DST ने लॉन्च किया है। निधि का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। निधि के अंदर ही प्रयास ध्यान रखिएगा, दैट इज प्रोमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स, जो कि इनिशिएट किया गया था एंड इस्टेब्लिश किया था इसने टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स को, TBI को। एंड इसके अंदर मैक्सिमम ग्रांट 220 लाख का दिया जाता है, जिसमें 100 लाख तो है प्रयासशाला के लिए, 20 लाख ऑपरेशन कॉस्ट के लिए एंड 10 लाख इनोवेटर के लिए। एंड जो फंडिंग है 10 इनोवेटर्स की वो TBI को दी जाती है इन अ ईयर। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 45 pages we will do in the next video. Till then, keep practicing hard and keep sharing the channel. Thank you.